उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले पढ़े आप लोग 32 कोई एलएलएम वाला है तो एलएलएम वाला कोई है इसमें? नहीं है कोई एलएलएम। ठीक, तो आज डिस्प्ले में कुछ है नहीं मेरे पास, है ना। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं। जो आपका एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में प्रोविजन दिया गया उसमें। ठीक है, तो क्या कहता है कि स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, कि उन व्यक्तियों का कथन जिससे साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो आपका ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 सर। हाँ, चैप्टर 2 है, सॉरी। तो चैप्टर 2 के तहत जो क्या बोलते हैं आपका है कि उन व्यक्तियों का कथन जिसे साक्ष्य के लिए बुलाया नहीं जा सकता। आवाज आ रही ना? हाँ, ठीक है। तो इसमें 32 कहता है केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एक्सेट्रा इज रिलेवेंट। वे दशाएं जिनमें उन व्यक्तियों द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता। ठीक है, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है। तो डाइंग डिक्लेरेशन पहले क्या होता है इस चीज को समझो आप लोग। ठीक है, कोई पर्सन है, डाइंग डिक्लेरेशन मीन when a person make a statement regarding cause and circumstance of death, the statement is called dying declaration। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है कि जो उसकी मृत्यु से संबंधित हो या मृत्यु की परिस्थितियों से संबंधित हो, ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग कि किसी पर्सन की जब कोई मतलब किसी पर्सन की जब मौत होने वाली हो, ठीक है, और या तो उस समय वो कोई स्टेटमेंट देता है और वह स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होगा? उसकी मृत्यु से रिलेटेड होना चाहिए या उसके मृत्यु से रिलेटेड जो भी परिस्थितियां सरकमटेंस है, ठीक है, उनसे रिलेटेड होना चाहिए। और उस सिचुएशन में अगर वो ओरली या रिटर्न दोनों फॉर्म में अपना स्टेटमेंट किसी को देता है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, और एक आप लोग को पता होगा कि सेक्शन 60 में बोला गया है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट हियर। ठीक है, एक आपको क्या बोलते हैं जो अनुसूत साक्ष्य की बात करते हैं ना, कि जो भी क्या बोलते हैं सुनी सुनाई बातें होती है, ठीक है, अगर कोई हियर से जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब भी कोई मौखिक साक्ष्य दिया जाता है, ठीक है, तो मौखिक साक्ष्य आपका है कि वो जाके सीधा क्या बोलते हैं मतलब कोर्ट में कोई पर्सन डायरेक्ट देगा तभी वो कोर्ट में एडमिसेबल है। किसी की बात सुनी सुनाई बातों को आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इसको कोर्ट एडमिसेबल नहीं करता है। लेकिन इन द केस ऑफ सेक्शन 32 या डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन की जो चीजें होती है उसके लिए हियर से एविडेंस किसी और की जो सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है, उसको कोर्ट एडमिसेबल करता है। अब वो क्यों करता है इसको देखते हैं। ठीक है, किसी का भी मृत्युकालिक कथन जो होता है वो आखिरी स्टेज में होता है, इसलिए वो कहता है। ठीक है, तो आपका जो 32 का है कि स्टेटमेंट written or verbal of relevant fact made by a person who is dead or who cannot be found or who has been incapable of giving evidence or those attendance cannot be procured without any amount of delay or expense which under the circumstance of the case appear to the court unreasonable are themselves relevant fact in the following cases। ठीक है, कहता है कि जो सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो मर गया है या मिल नहीं सकता या जो साक्ष्य देने के लिए समर्थ हो सकता है या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपताप नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थिति में न्यायालय को अयुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में समय सुसंगत है। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन को जो सेक्शन 32 है वो कोर्ट में रिलेवेंट बताता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के तहत कोई चीजें आएंगी तो वो आपकी कोर्ट में रिलेवेंट होगी। अब वो उसके तहत क्या चीजें होंगी इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी पर्सन की जो कॉल्ड एज ए विटनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पर्सन हु कैन नॉट मतलब सॉरी जो पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, जिस व्यक्ति को क्या बोलते हैं आप साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता, तो अब वो कौन से व्यक्ति होंगे जिनको बुलाया नहीं जा सकता? तो उसमें जो पहला है जो इसका कहते हैं 32 में जो बताया गया है उसके तहत, ठीक है,
पहला जो बोला गया है कि पर्सन हु आर डेड, जो व्यक्ति मर गया है उसको तो आप दोबारा बुला नहीं सकते ना किसी चीज के लिए। जो भी व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ वापस बुला नहीं सकते कि कोर्ट में कोई उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट या इशू पूछा जाए, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट को लिया जाए, ठीक। दूसरा, पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड। अगर देखो इसमें एक चीज है कि जो व्यक्ति मर गया है वो तो अस्तित्व में नहीं है। अब कोई ऐसा पर्सन है जो कई सालों से दिखाई नहीं दिया गया या मिल नहीं सकता या गायब हो चुका है। कई बार होता है ना, कोई इंसान यहाँ से छोड़ के चला गया, ठीक है, कोई किसी की फैमिली से निकल गया, बचपन से गायब है, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अब मान लो कोर्ट में कोई केस आया जो उस मतलब पर्सन की उपस्थिति जरूरी, मान लो उसके घर की प्रॉपर्टीज को लेकर, तो वो एक आखिरी उसमें उत्तराधिकारी बचा है, अब उसको ढूंढने की बात है। तो उसको अगर आप, अब वो इस सिचुएशन में पहुंच चुका है वो व्यक्ति कि अब उसको आप लोग ढूंढ ही नहीं सकते कि उसके बारे में आप कहीं से कोई चीज क्लू ही नहीं है कि वो कहाँ होगा, कैसे होगा, किसको कैसे बुलाया जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, ठीक है, तो इस सिचुएशन में उसको क्या बोला जाएगा, वो पर्सन कैन नॉट बी एज अ विटनेस। थर्ड बोला है कि पर्सन हु हैव बिकम इनकैपेबल और गिविंग एविडेंस। अब कोई पर्सन है जो इनकैपेबल है, इनकैपेबल इन द सेंस कि वो जब क्या बोलते उसको कोई स्टेटमेंट देना है या उसको विटनेस के तौर पे आना हो कोर्ट, ठीक है, तब उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें वो कोमा में हो, ठीक है, कि उसका कोई ये भरोसा नहीं है कि वो आज जागेगा या कल जागेगा या आज ठीक होगा कि कल ठीक होगा, ठीक है। तो उस पर्सन को आप क्या है एज ए विटनेस नहीं बुला सकते हो, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। और फिर आगे बोला कि दोज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड विदाउट एनी अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, ठीक है। अब कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाना है, जैसे मान लो किसी को ऐसे विटनेस कॉल करना है, वो पर्सन के बारे में को पता है कि वो फॉरेन में रहता है, ठीक है। अब उसको एक नॉर्मल जैसे किसी विटनेस को कॉल किया जाता है, ठीक है, उस आधार पे उसको नहीं बुलाया जा सकता, वो कहीं रहता है बाहर, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं उसको लाना मुश्किल है, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं एज ए विटनेस, उसको क्या बोलते हैं पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो किसी केस में किसी जेल में बंद है, ठीक है, और वहां से क्या बोलते मतलब बहुत सारे प्रोसेस के बाद ही उस व्यक्ति को लाया जा सकता है। मान लो छत्तीसगढ़ का केस है, पर्सन अंडमान की जेल में कैद है, उसको लाने के लिए जी बहुत लंबा प्रोसेस है, इस लंबा प्रोसेस को किया नहीं जा सकता, ठीक है, एक नॉर्मल या मिनिमम खर्चे के बगैर इसको विटनेस के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे मामलों में जो उसका लास्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो या जो भी चीजें होंगी, उसको कोर्ट एज एविडेंस ले लेता है, ठीक। समझ गए ये चीजों को। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। अब 32 में उन सर्कमटेंसेस को बताया गया है, ठीक है, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, इज रिलेवेंट। तो उन सारे लोगों से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसको रिलेवेंट घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी जो आगे आपके अलग अलग प्रोसेस है, तो जो 32 का सब क्लॉज 1 है उसमें बोला है कि व्हेन आर रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित कारणों से रिलेटेड होगा तब डाइन डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड है, ठीक है। सेकंड बोला है कि और इन मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, कि किसी कारोबार के अनुक्रम में किया गया, इन कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया चीजों के बारे में, और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर अथवा करने वाले हित के विरुद्ध में, ठीक है। उसका गिविंग ओपिनियन टू द पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। फिर फिफ्थ है कि और रिलेवेंट टू एक्सटेंशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, कि किसी रिलेशनशिप को बताने के लिए अब उसको बुलाया नहीं जा सकता, रिलेशनशिप मीन्स कि अब वो उसका बेटा है नहीं है, जो भी रिलेशनशिप बताने के लिए, ठीक है। और मेड इन विल द डीड रिलेटेड टू फैमिली अफेयर, किसी क्या बोलते जो विल होती है फैमिलीज की, ठीक है, उन चीजों को इन द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लॉज ए वेयर द, ठीक है, और इन मेड सर्वल पर्सन एक्सप्रेस फीलिंग रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। तो देखिए ये चीजें हैं कि 32 में उन एक कैटेगरी बताएगी कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होगा, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन में किन चीजों को शामिल किया जा सकता है, तो इसका जो सब क्लॉज 1 है 32 का सब क्लॉज 1 वो रिलेटेड करता है कि व्हेन इट्स रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ, किसी कोई कथन है या कोई क्या बोलते हैं ओरल स्टेटमेंट है या रिटन स्टेटमेंट है, वो रिलेटेड है उसके कहते हैं डेथ से रिलेटेड, ठीक है, या उसकी क्या बोलते हैं सर्कमटेंसेस से, उसकी परिस्थितियों से रिलेटेड कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 32 बोलता है व्हेन इट रिलेट टू द cause of death when the statement is made by a person
as to the cause of his death or as to any of circumstance of the transaction which resulted in his death is case which the cause of that person's death come into question. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death come into question. ठीक है, अब ये बात हो रही है डाइंग डिक्लेरेशन किसी की मृत्यु से और उसके क्या बोलते हैं सरकमटेंसेस से, उसके डेथ के सरकमटेंसेस से रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला है, ठीक है, और मरने के जस्ट पहले जो भी वो स्टेटमेंट देगा, चाहे वो ओरल देगा चाहे है वो रिटर्न देगा, ठीक है, और उस स्टेटमेंट को देने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कोर्ट एडमिसिबल करेगा एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, मृत्युकालिक कथन के तौर पर। ठीक है, अगर अब इसमें जो पहला क्लॉज है वो डेथ से रिलेटेड है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु से रिलेटेड, मतलब जैसे कोई व्यक्ति ए है उसी के मृत्यु से रिलेटेड वो सारे और उसकी मृत्यु के ट्रांजेक्शन को, उसकी परिस्थितियों को बताने के लिए उसने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल है और वो रिलेवेंट है। ठीक है, ठीक है, अब कोई केस है तो इसमें ऐसा समझते हैं कि कोई केस है तो उसमें कॉज ऑफ डेथ की जो चीजें, तो कॉज ऑफ डेथ किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, ठीक है, तो उसकी दो चीजें अराइज होती है कि कॉज ऑफ डेथ है तो उससे रिलेटेड क्या होगा कि उसके रीजंस क्या थे, ठीक है, और उसको उसकी डेथ कैसे हुई और उसके रीजंस क्या थे, या तो उसके मरने की प्रोसेस की उसकी मृत्यु कैसे हुई, या उसको कोई चाकू मारा कि उसको बीमारी थी, ठीक है, और उससे बिहाइंड उसके कोई जो भी उसके मरने से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। उसके बाद सरकमटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन विथ रिजल्टेड इज डेथ, ठीक है, उस परिस्थितियों के बारे में होगा कि उसकी डेथ कैसे हुई, पहले तो उसकी डेथ कौन किया, क्या हुआ, इन सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है, कॉजेस ऑफ डेथ में आ जाएगा, कारण क्या हो सकते हैं इसकी मौत के, ठीक है। उसके बाद उसकी जो डेथ हो गई है या हुई है तो उसके बारे में क्या परिस्थितियां थी जो इंट्राकनेक्ट है, तब तो आप किसी को गिल्टी फील करवा क्या बोलते हैं पनिश करेंगे ना, उसको गिल्टी फील करा के कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसने बताया कि मुझे जैसे ए है और बी है, ए कहता है कि बी ने मुझे चाकू मारा, इसलिए ठीक है, उसको लास्ट स्टेटमेंट नहीं कि बी ने मेरे को चाकू मारा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक अराइज हुआ कि बी की मौत हुई चाकू लगने से, ये इसका कॉज ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। किसने मारा की बात आई तो उसने बोल दिया कि बी ने मुझे मारा था, ठीक है, तो और कैसे मारा था, चाकू से मारा था, तो उसके सरकमटेंसेस भी पता चल गए, ये ट्रांजेक्शन। अब उनके बाद पीछे की जो भी स्टोरी होगी, जो भी क्या बोलते हैं उनके बीच का जो मुद्दा होगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया कि ए की मृत्यु कैसे हुई या किसने मारा, तो यहाँ पे आप बी को पनिश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको जो फर्स्ट वाला वही बोलता है कि उसके बाद है कि सच स्टेटमेंट आर रिलेवेंट वेदर पर्सन हु मेड देम वाज और नॉट at the time when they were made under expectation of death and whatever may be nature of proceeding in which cause of death come into question, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर उसकी डेथ से रिलेटेड, उसकी मृत्यु से रिलेटेड कोई चीजें हैं और उसका कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो उस स्टेटमेंट को कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट जानती है कि अगर किसी व्यक्ति ने मृत्यु होने के पहले अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो उसको और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है तो हाँ कोर्ट उसको दोबारा नहीं बुला सकता। अब उस केस के रिलेटेड अगर कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, उस केस से रिलेटेड उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो किस स्टेटमेंट कोर्ट को एडमिसिबल करना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा कोर्ट के पास कोई और रीजन नहीं, मतलब और कोई चारा ही नहीं है ना उसके अलावा उसको एक्सेप्ट करने के अलावा, ठीक। तो ये जो आपका जो एडमिसिबिलिटी की बात करता है कोर्ट किसी के भी जो डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, किसी के मृत्युकालिक कथन को, तो ये दो तो उसके ख्याल से रीजन हो सकते हैं। एक तो होता है, एक कहा जाता है विक्टिम बीइंग द सोल आई विटनेस ऑफ द क्राइम, ठीक है, जो भी विक्टिम होता है, जो भी व्यक्ति होता है वो सोल आई विटनेस होता है, वो चश्मदीद गवाह होता है जो भी अपराध हुआ है उसका। अगर किसी व्यक्ति ने ए को बी ने मारा था तो ए ने तो देखा था ना उसको बी ने मारा था, तो वो मरते समय आखिरी में अब मर रहा है तो वो तो जान रहा है ना कि क्या चीजें हुई थी, उसने खुद देखा था कि इसने मारा था और ये बात उसने सी को बता दी, ठीक है। तो सी अगर कोर्ट में जाके बोलेगा कि ए ने मरने के पहले मुझे कहा था कि बी ने मुझे मारा था, तो कोर्ट में इन चीजों को देखा जाएगा, जो सरकमटेंस जो सी कह रहा है
वो रिलेवेंट है अगर वो सेम ट्रांजेक्शन की चीजें हैं कि उसके थोड़ी देर पहले ए और बी का मिलना हुआ था, ठीक है, उनके बीच झगड़ा हुआ था, तो शायद बी ने उसको मारा था, लेकिन सी ने ये बात सुन ली थी, तो कोर्ट इस बात को एडमिसिबल कर लेगी कि सी ने सुना था, ठीक है, तो ये हियर से एविडेंस के तहत आ जाएगा उसकी मौत के कारण की इशू में अगर कुछ हुआ तो, ठीक। तो ये जो रीजन है एडमिसिबिलिटी का वो क्या है, एक तो आपका है विक्टिम बीइंग द सोल आई विटनेस ऑफ द क्राइम, कि वो हमेशा एक चश्मदीद गवाह होता है, जो भी क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन हुआ है, परिस्थितियां हुई हैं जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है या वो मृत्यु की आशंका है, जैसे किसी को चाकू लगी तो उसको पता है ना कि अब शायद मैं बचूं ना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में। फिर दूसरा होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, एक इसका मैगजीम है, नेमो मोर्टियस डेरेस सुमेट्रस मैंटेरे, कि a person who is absent to lie can never lie, sorry, a person who is about to die can never lie, ठीक है। एक कहते हैं इंग्लिश लॉ में एक चलता है कि जो भी व्यक्ति मरने वाला होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है, इसी बात को कोर्ट फॉलो करती है, मतलब इसके पीछे का रीजन ये है कि जो व्यक्ति मर रहा है, ठीक है, वो ऐसा है कि वो झूठे मुंह अपने क्या बोलते हैं ईश्वर से नहीं मिलेगा, कि आदमी का ये जो फिनोमेना चलते आ रहा है हर जगह, ये है कि आदमी जब भी उसकी मृत्यु होती है तो वो जाके किससे, अपने ईश्वर से, गॉड से मिलता है, ठीक है, तो कभी भी व्यक्ति झूठे मुंह भगवान से नहीं मिलेगा, एक ऐसा वो एक कहते हैं मैगजीम है जिसके तहत इस बात को कोर्ट एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो हमेशा जो भी एडमिसिबिलिटी की बात है वो दो चीजों पे आधारित होती है आपका, एक तो होता है कि विक्टिम हमेशा जो सोल आई विटनेस होता है, सेकंड वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता इन सिचुएशन ऑफ डाई, ठीक है, समझ आया ये चीजें? हाँ सर। है ना। अब कोई डाइन डिक्लेरेशन है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस कनेक्टेड होती है, ठीक है। देखो आपको अगर सेक्शन 32 और सब प्लस 1 अगर समझ आ गया तो इसकी बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को बस फोकस करना कि डाइन डिक्लेरेशन क्या है। तो अब हम लोग क्या क्या समझे कि डाइन डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब डाइन डिक्लेरेशन के तहत किस पर्सन को आप विटनेस के तौर पे नहीं बुला सकते हैं, तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको आप डाइन डिक्लेरेशन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखें कि मृत्यु के जो क्या बोलते हैं क्या सॉरी कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड अगर उनका स्टेटमेंट है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि एडमिसिबिलिटी की आवश्यकता कोर्ट को क्यों है, कि दो ही रीजन है कि वो एक चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस है खुद की मर्डर का, दूसरा वो क्या बोलते हैं मरने से पहले झूठ नहीं बोल सकता। और यही वही चीजें हैं जो कोर्ट को क्या बोलते हैं मजबूर भी करती है एडमिशन करने के, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, कोई अदर क्या बोलते हैं उसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है कि उन चीजों को क्या बोलते हैं ये उन चीजों को फिर से वो ग्राह्य करे, ठीक है। कि उसके मान लो कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उससे रिलेटेड अगर कोई ओरल एविडेंस या फिर कोई ओरल स्टेटमेंट या कोई रिटर्न स्टेटमेंट उसको मिल रहा है, ठीक है, तो कोर्ट उसको एडमिसेबल करेगा, क्योंकि अगर वो उसको एडमिसेबल नहीं करेगा तो उसके पास अदर कोई और चीजें हैं ही नहीं उसको एडमिसेबल करने की। अगर कोई व्यक्ति के बारे में कुछ और कोई भी अदर चीजें उसको एविडेंस के तौर पे नहीं मिलती, तो ये लास्ट चीज होती है किसी के उसको पनिश करने की, ठीक है, किसी भी जजमेंट को फाइनल करने की, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन है वो डाइन डिक्लेरेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि डाइन डिक्लेरेशन की आवश्यक शर्तों को हम कैसे जानेंगे कि ये अब डाइन डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति डाइन डिक्लेरेशन देता है तो उसको एक्सेप्ट करने की या उसकी आवश्यक शर्तों के तौर पे है कि जब भी वो अपना स्टेटमेंट दे तो मस्ट हैव डाइड, ठीक है, कि उसकी मृत्यु होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मतलब वो जो भी कह रहा है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, तभी उसको कोर्ट डाइन डिक्लेरेशन तौर पे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ठीक है, या फिर वो ऐसी परिस्थितियों में होना चाहिए या उसको ऐसी इंजुरीज होने चाहिए जिससे उसको लगे कि अब तो उसकी मृत्यु हो ही जाएगी, ठीक है। थर्ड है कि द डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद यह है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जो भी व्यक्ति दे रहा है, चाहे वो ओरल में दे रहा है चाहे रिटर्न में दे रहा है, वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। अब वो कंप्लीट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो अपने इशारों के थ्रू कर सकता है, ठीक है। जैसे अब डाइंग डिक्लेरेशन के साथ ये भी है कि डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा मतलब डाइंग डिक्लेरेशन की चीजें जो है कि कोई भी मृत्युकालिक कथन कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जो भी उसको लास्ट मीटिंग जिसके साथ हुई है, ए बी ने ए को मारा था, ए की लास्ट मीटिंग सी के साथ हुई, सी चाहे तो उस समय वो नॉर्मल पीपल हो सकता है, पब्लिक हो सकती है, कोई सर्वेंट हो सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, ठीक है, कोई आपका जज हो सकता है,
ठीक है, कोई अदर अथॉरिटी हो सकता है। तो इसमें कोई भी मतलब पर्सन हो सकता है जो उस चीज को ग्राह्य करता है, ठीक है, और उसको फिर बाद में ये चीजों को कोर्ट में पेश करता है, ठीक है। मैंडेटरी ये होता है कि जनरली कि डाइन डिक्लेरेशन की सिचुएशन में मजिस्ट्रेट को ही क्या बोलते हैं आपको लेने का वो रहता है कि उनकी बातों को कोर्ट एक्सेप्ट करती है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो रिटर्न दिया गया। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज हो रहा है कि कोई व्यक्ति की मौत हुई और उसको थर्ड पर्सन ने देखा और उसके बाद उससे बात हुई उसकी लाश और उसका मर गया, ये सिचुएशन ही नहीं है कि कोई अथॉरिटी को उसकी बातों को लेने का टाइम मिले या उसकी बातों को सुनने का उसके ओरल चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो जो भी बात कहेगा चाहे किसी भी पर्सन को कहे, ठीक है, वो कंप्लीट होना चाहिए कि मुझे, जैसे वो बोल रहा है कि मुझे बी ने मारा था, मुझे बी ने चाकू से मारा था, तो ये बात पूरी नहीं चाहिए, मुझे मारा था इतना बस बोल दिया तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। अगर उसने प्रिफर नाम नहीं दिया है तो, अगर उसने कोई ऐसा नाम दिया, मतलब उसमें जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है वो एक कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मान लो उसको जैसे उसकी स्थिति इतनी मतलब, और उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो, ठीक है, उसकी जो स्थिति होनी चाहिए जब भी वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा वो तो वो एक मिनिमम फिट कंडीशन में होना चाहिए। फिट कंडीशन इन द सेंस अब तो मरने वाला ही है, लेकिन फिट कंडीशन ये कि वो कहने लायक हो उतने देर के लिए, उतने देर के लिए कुछ बताने लायक हो, कुछ लिखने के लायक हो या कुछ बोलने के लायक हो, ठीक है। वो चाहे तो अगर अगर ऐसे कोई सिचुएशन है जिसमें उस कुछ नहीं कर पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, और अगर उसका इतना एक्टिव उस समय के लिए है कि वो इशारा भी कर सकता है कि मान लो वहां पे कोई ऑफिसर का आ गया उसके जैसे केस में, एक केस आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि एक सिचुएशन ऐसा सोच लीजिए कि ए की मृत्यु हुई, उसको क्या बोलते हैं जिसने भी मतलब आग से जला के मारा था, ठीक है, और वो लोग वहीं खड़े थे, वो हॉस्पिटल में एक क्या बोलते हैं थानेदार है, ठीक है, उसने उसको पूछा कि भैया आपको इनमें से किसने मारा, आपको किसने मारा, वो बोलने के लायक नहीं थी, लेकिन अगर उसने कि इशारा किया और उसके बाद उससे पूछा गया कि क्या इसने मारा था, उसने अगर हाँ कर दिया और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो इसको कंप्लीट माना जाए, ठीक है। अब मान लो उसने इशारा किया और उसने पूछा हाँ और उसने कोई जवाब नहीं दिया तो इसको इनकम्प्लीट माना जाए। तो मतलब वो सरकमटेंस पे निर्भर करता है कि कभी भी जो आपका मृत्युकालिक कथन है या डाइन डिक्लेरेशन हो, वो सिचुएशन के हिसाब से कि वो कंप्लीट होता है कि नहीं, कंप्लीट फॉर्म में होना ही चाहिए, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं मेरी? आ रही है सर। हाँ सर आ रही है। आ रही आ रही है। आ रहा है सर। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो एक डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ आए कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि वो डाइन डिक्लेरेशन के तौर पे कोई भी जो ओरल या रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। पहला कि वो जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए बोलने के बाद। दूसरा, उसकी जो इंजुरीज है, ठीक है, वो उसकी मौत का कारण हो सकता है, ठीक है, कि एक ऐसी कोई इंजुरी उसको लगी है कि अब उसकी मौत हो ही जाएगी, तो उसको पता है कि अब मेरी मौत हो जाएगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो बोलने कहने लिखने, मतलब इनमें से कोई भी जो फिट कंडीशन है कि वो जो भी कंप्लीट कर सके, ठीक है, जो भी डिक्लेरेशन वो जो स्टेटमेंट दे रहा है। उसके बाद है कि उसकी जो एज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए, वो 18 प्लस होना चाहिए। 18 सॉरी, जो माइनर होगा उसकी चीजों को आप कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की चीजों में शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ आइए आपको? हाँ सर। ठीक है, एक जो आपका पहला इसमें है, ठीक है, एक दो तीन केस का नाम है, लिख लेना। जो जो आपका स्टेटमेंट है वो डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। इसका एक केस है नारायण सिंह वर्सेस बिहार, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट। नारायण सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1961 SC, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ इस केस में कि एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, घटना के तुरंत बाद उसके शरीर में आग लगा के बाद उसने अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बलात्कार के संबंध में कथन को ग्राह्य नहीं माना गया, क्योंकि लड़की के साथ बलात्कार उसकी मृत्यु का कारण होना नहीं कहा गया था। ठीक है, एक मतलब उसे जो भी उसकी गिल्टी थी उस वजह से उसने क्या अपना मतलब उसने अपने आप आत्महत्या कर लिया, आग लगा लिया। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि जो चीजें हैं वो उसकी मृत्युकालिक कथन के तौर पे नहीं ले जा सकते, सॉरी, वो उसका जो ट्रांजेक्शन है वो मृत्युकालिक कथन के तौर पे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, सेकंड में बोला है कि जो सरकमटेंस से रिलेटेड है कि कथन का समव्यवहार की उस परिस्थिति में किया जाना जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। इसका एक केस है कि जिसका वो है शारदा विरधी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 SC। देख लिए सर एक बार और बताइए केस का नाम। शारदा विरधी चंद्र शारदा वर्सेस विरधी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। माइक बंद कर लेना। हाँ, ठीक है, तो शारदा विरधी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट SC। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कथन का संबंध मृत्यु का कारण या समव्यवहार की परिस्थिति से होना चाहिए। जो भी सरकमटेंस है उसके डेथ से रिलेटेड वो एक ही व्यवहार की उसके कारण या समव्यवहार की परिस्थिति होना चाहिए। इस मामले में जो मृतिका थी उसकी मृत्यु 4 माह बाद ही ससुराल में हो गई। इस 4 महीने इस 4 महीनों में उसने अपनी दशा के बारे में जो अपने पत्र और बहन और संबंधियों को लिखे थे निर्णित हुआ कि मृत्यु का कारण के बारे में बता रहे हैं, इसलिए धारा 332(1) के अधीन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। ठीक है, देखो इसमें केस में क्या होता है, शारदा विरधी चंद्र में एक औरत थी, ठीक है, जिसकी शादी को 4 महीने हुए थे। ठीक है, 4 महीने के बीच 4 महीने के बाद उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, और उसकी मौत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके मृत्यु का कारण क्या है और क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए कौन दोषी हो सकता है। ठीक है, तो उसने मरने से पहले कोई अपना कोई ओरल कोई स्टेटमेंट या कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया रहता है। ठीक है, उसकी परिस्थितियों के बारे में भी लोगों को नहीं पता रहती है कि क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन जब तक उसकी शादी हो रहती है तो उस 4 महीने के दौरान वो अपनी जो भी बहन या अपने जो भी रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू क्या बोलते हैं लेटर के माध्यम से कनेक्ट रहती है, उनको लेटर से यहाँ की जो भी हाल चाल है वो सब बताते रहती है। तो उस लेटर्स में उसकी जो भी कंडीशन जो परिस्थितियां हैं उसको बताया जाता है कि क्या उसके जिसमें उसके पति के द्वारा उसके ससुराल वालों के द्वारा और भी जो भी उसके परिवार के लोगों के द्वारा उसको प्रताड़ना दिया जाता है, उसके एवज में उसकी मौत हो सकती है। इन सारी चीजों को कनेक्ट किया जाता है। तो इस कंडीशन में जो उसके जो पत्र व्यवहार होते हैं उसको सेम ट्रांजेक्शन के भाग मान के उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कि ये जो लेटर्स हैं वो प्रूफ करते हैं कि इसकी जो मरने की परिस्थितियां हैं इस कारण से हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट के पास और कोई दूसरा ये वजह मतलब कोई अदर एविडेंस अवेलेबल नहीं होता इसलिए। ठीक है, उसके बाद आपका है कि जब एक केस इसका है कथनकर्ता की मृत्यु होना आवश्यक है। ठीक है, जो भी जो स्टेटमेंट देने वाला है, ठीक है, उसकी मृत्यु आवश्यक है। इसमें एक केस है स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस मफिजुद्दीन अहमद 1983। स्टेट ऑफ आसाम से मफिजुद्दीन अहमद 1983 लिख लिए। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इस केस में क्या बोला गया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन दिया कि जो भी स्टेटमेंट लिया जा रहा है उस स्टेटमेंट की लेने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर वो व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दिया है, मान लो एक ऐसा है कि मैं कोई व्यक्ति है जिसको हेड इंजरी हुई, ठीक है, किसी ने उसको मारा, उसको हेड इंजरी हुई और उसने कोई स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के बाद वो अनिश्चित काल के लिए कोमा में चला गया, है ना। तो इस सिचुएशन क्या है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि जब तक वो कब तो कोमा से वो बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है, या जो भी उसकी कंडीशन उससे वो उबर ही नहीं सकता है, वो कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकता है,
तब तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इन केस कि उसकी वो उस समय पे ठीक हो जाता है, कि कुछ समय बाद 2 महीना 6 महीने बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो उस जो वो मामला जो चल रहा होगा या खत्म हो चुका है या मान लो चल रहा होगा, खत्म हो गया वो तो कोई नहीं, ठीक है, अगर चल रहा होगा वो मामला, तो इस सिचुएशन में वो अब जिंदा बच गया, ठीक है, तो उसका जो मृत्युकालिक कथन है, ठीक है, उसको मृत्युकालिक कथन ग्राह्य के तौर पे ग्राह्य नहीं किया जाएगा, मतलब उसको मृत्यु के कारण के तौर पे ग्राह्य नहीं किया जाएगा। अब वो जिंदा बच चुका है, तो उसको एक जो आपका सेक्शन 157 है एविडेंस एक्ट के तहत कि एक संपोषक साक्ष्य के तौर पर उसको सिर्फ लिया जाएगा, ठीक है, कि वो है ना, समझ गए इसको। यस सर। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि हाँ जो, ठीक है, जो आपका 32 है ना, तो 32 में जो आपका है कि उसमें उन चीजों को लेके इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि किन चीजों के बारे में वो क्या करता है, ठीक है। तो इंग्लिश लॉ में जो आपका डाइन डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में एक्सेप्टेबल है, ठीक है, या एडमिसेबल है, कि जब क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड कोई इश्यू उठेगा, कोई स्टेटमेंट होगा, कोई मतलब केस है, ठीक है, उसी मामले में आप डाइन डिक्लेरेशन को कोर्ट एडमिसेबल करेगी एज एविडेंस, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं जो इंडिया में है कि इंडिया में क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर में इन चीजों को लेती है, जो आगे के आपके क्लॉज है, ठीक है, तो उसमें जो सेम ट्रांजेक्शन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या बोलते हैं सिविल मैटर से रिलेटेड होती है ना, तो ये सिविल मैटर से इसलिए सिविल और क्रिमिनल दोनों में लेते हैं, ठीक। और इंग्लिश लॉ में डाइन डिक्लेरेशन कब एडमिसिबल होता है, जब उसकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है, कि मृत्यु की जो आशंका है वो 100% कन्फर्म हो, ठीक है, कि उसकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि अब तो वो मर ही जाएगा, ठीक है, अब वो बच ही नहीं सकता, तभी उसको कोर्ट एज ए आपका डाइन डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट के तौर पे कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो 32 में जो बोला गया है जो 32 का सब क्लॉज 1 का जो सेकंड पेरा है उसमें बोला गया सच स्टेटमेंट आर लेमेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट, ठीक है, ठीक है, तो उसमें ये देखो इंग्लिश लॉ में ये है कि उसका 100% चांसेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अब तो इसकी मौत हो ही जाएगी। लेकिन आपका ये जो इंडियन लॉ है इसमें ऐसा है कि उसकी मौत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब उसको ऐसी आशंका है कि अब तो मेरी मौत हो जाएगी, इसलिए उसने वैसा डिक्लेरेशन दे दिया, तब वो कोर्ट उसको एडमिसेबल कर लेगी। तो ये आपका 32 सब क्लॉज 1 की चीजें थी। किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ भाई क्या बोला, ठीक से कोई बोलो। नहीं सर, हो गया। हो गया ना, समझ आ गया इतना ना, ठीक है। अब अपन आते हैं Yes, sir. 32 सब क्लॉज 2 पे, ठीक है। और इन अ मेड और इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, कारोबार के अनुक्रम में, जबकि यह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया है तथा विशेषता जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्माण में रखे जाने वाली पुस्तकों में से उसके द्वारा किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में अथवा उसके द्वारा धन माल प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो कि उसके द्वारा प्राय दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित की जाती है, ठीक है। तो अब डाइन डिक्लेरेशन में तो पहला आप जो पढ़े क्या हुआ है वो मृत्यु से रिलेटेड है। अब दूसरा है कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब कोई पर्सन है वो अपना कोई भी बिजनेस जो चला रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है तो वो कई डायरिया मेंटेन करता है, ठीक है, कई रजिस्टर्स मेंटेन करता है और भी कई सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स वो मेंटेन करता है, ठीक है। उसमें वो जो भी चीजें अंकित किया है उसके हिसाब से चीजें को डाइन डिक्लेरेशन के तौर पे माना जाएगा। कि एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति है उसने लिख दिया कि ए और बी है, तो बी ने उससे 10,000 रुपए लिया था, उसने अपने रजिस्टर में एंट्री कर दिया है, ठीक है, इसको है ना। तो अब वो व्यक्ति मर गया
तो उसके जो भी एजेंट्स होंगे वो 10,000 रुपए का जो वो 10,000 रुपए का मतलब वापस उस अदर पर्सन से ले सकते हैं जिसने उससे उधार लिया था। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका ये डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे इसको कोर्ट में एडमिसिबल कर दिया जाएगा और कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ गए बात को? हाँ ठीक है, सर। तो मतलब हाँ सर। कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो भी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स है रहते हैं, ठीक है, चाहे रजिस्टर्ड फॉर्म में हो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, ठीक है, जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पे कोई लाइबिलिटी किसी और के ऊपर है तो आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस वहां पेश करके कोर्ट में, ठीक है, आप उसको एडमिसिबल करा सकते हैं उसको एज ए एविडेंस। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो एक फाइनल होता है कि मतलब ये डाइंग डिक्लेरेशन जब कोर्ट के पास पहुंच जाता है किसी मैटर को लेके, तब उसके तुरंत बाद उसके बाद उसको एग्जामिन करने के लिए तो कुछ है नहीं उस डाइंग डिक्लेरेशन के। ठीक है, तो है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन तो उसका हो नहीं सकता, तो उसके बाद उसका जो फाइनल होता है कि उसकी जजमेंट ही आती है आपके पास, है ना। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो हमेशा एक जजमेंट मेकअप होता है। ठीक है, निर्णय बनाता है वो डाइंग डिक्लेरेशन इसी आधार पर। फिर थर्ड आपका है और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। ठीक है, अब यही जो है कोर्स ऑफ इंटरेस्ट की चीजों में है कि अब उसमें कि डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा कि जो उसको बनाने वाला है उसी के विरुद्ध है वो। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे लिखा था किसी की रजिस्टर में कि मेरे ए ने ये 10,000 रुपए उधार लिए, अब किसी के रजिस्टर में लिखा है कि मैंने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए। ठीक है, तो जो उसके एजेंट है उसको तब वो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पे उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, लेकिन अगर इससे कहीं पे कोई कनेक्टेड है, कोई संपत्ति है, ठीक है, ये मतलब कुछ भी चीज हो सकता है, इन मनी मैटर, प्रॉपर्टी मैटर, ठीक है, किसी के राइट से रिलेटेड, तो वहां पे उसको क्या है डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे लिया जाएगा। समझ आया? फिर फोर्थ है अथवा लोक अधिकारी या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के विषय के बारे में कोई राय देता है, जबकि इस कथन में उपयुक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकारी या रूढ़ी अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उस व्यक्ति का अवगत होना संभव होता, जब ऐसा कथन किसी अधिकार, रूढ़ी या बात के बारे में किसी विवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था। इसमें है कि कोई कस्टम है, कोई आपका कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जो मतलब एक पब्लिक इंटरेस्ट की, मतलब एक साधा सिंपल इंटरेस्ट की बात है ना, कि क्या बता सकते हैं इसमें, कोई मतलब कोई कस्टम जो चला आ रहा है, ठीक है, वो कस्टम को उस कस्टम के तहत ही वो सारी चीजें को गवर्न होगा, ऐसा बोला जाता है कोर्ट के तहत। फिर यह है कि आपका अथवा नातेदारी के अस्तित्व संबंधित है कि जब वह कथन किसी ऐसे व्यक्ति के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में उस व्यक्ति के रक्त विवाह या दत्तक पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विषय विशेष साधन थे, जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न उठाए जाने से पूर्व किया गया था। ठीक है, किसी का क्या बोलते हैं यहाँ पे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें हैं कि रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए आपका उस व्यक्ति का जो भी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं या उसने कोई कथन दिया है, ठीक है, कोई व्यक्ति ने मान लो किसी की मौत होने वाली है ना, और उसकी मौत होने वाली है तो उससे रिलेटेड उसने मौत के पहले उसकी मौत नॉर्मल होने वाली है, उसकी मौत से रिलेटेड कोई इशू नहीं उठा है कि उसकी मौत होने वाली, ठीक है, उसके पहले उसने बताया कि वो जो लड़का है वो तुम्हारा बेटा है या तुम्हारा भाई है, ठीक है, तो उसको कोर्ट मान लेगी कि हाँ भाई अब उसका भाई है तो उसको प्रॉपर्टी का बंटवारा देना पड़ेगा, ये जो भी चीजें देनी पड़ेगी उन सारी मतलब रिलेशनशिप को लेकर चीजें को है ना। फिर आपका जो सिक्स था वो कौटुंबिक बातों से संबंधित बिल या विलेक्स है और मेड अ बिल और डी रिलेटेड टू फैमिली अफेयर। कि कोई वही है कि फैमिली रिलेटेड चीजें हैं कि फैमिली की कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसके विल के रिलेटेड है, ठीक है, किसी फोटो को लेके है, ठीक है, किसी के थिंग को लेकर किसी चीज को लेकर है, ठीक है, तो उन चीजों के बारे में वो मरने से पहले आपको बता देता है, ठीक है, और बाद में वो विवादग्रस्त होती है, ठीक है, तब उसकी बातों का एक्सेप्टेबल किया जाएगा कि नहीं मेरे दादा ने तो बताया था कि ये जमीन हमारी है, उससे रिलेटेड उन्होंने ये डॉक्यूमेंट भी दिया था, ये जो भी बातें, ठीक है, या उसने कोरल स्टेटमेंट दे दिया था कि अरे वो वाला भी हमारा है, ये है, जो भी चीजें कनेक्टेड होगी, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन देगा
ठीक है, वो हमेशा जो भी विवाद उत्पन्न हुआ होने से पहले होना चाहिए। विवाद उत्पन्न होने के बाद अगर वो डाइंड डिक्लेरेशन देगा तो शायद उसको कोर्ट मानेगी नहीं, अगर उसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो तो, ठीक है। लेकिन अगर उसका कोई किसी चीज को किसी ने कह दिया है, ठीक है, तो और उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी और आगे अगर उससे रिलेटेड कोई इशू उठता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट उठता है, तब उसको कोर्ट ग्राह्य कर लेगी, ठीक है। तो ये आपका इन चीजों को क्या बोलते हैं, कोर्ट एज ए रिलेवेंट फैक्ट ले लेती है। समझ आ रहा, कोई पूछना है इसमें किसी को? ठीक है, फिर आपका सातवां बोल रहा है कि जो 13 खंड का है, तो 13 खंड का में बताया गया है कोई संवाद जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार रूढ़ी सृष्टि दावाकृत, ठीक है, मतलब ये कस्टम से रिलेटेड है, किसी कस्टम के तहत किसी को कोई राइट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में है, ठीक है, कि वो कथन किसी विलेख बिल या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट जो किसी ऐसे समाज जो धारा 3 रेखा के वर्णित है, ठीक है, किसी कोई कस्टम है कि कस्टम के तहत कि उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को ना जाके उसकी बेटी को जाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसने कहा था कि मैं, है ना, वो किस तो उस कस्टम के बारे में बता दिया था और मर गया, फिर बाद में उसके अराइज हुआ कॉन्फ्लिक्ट, तो वो आपका एज अ डाइंग डिक्लेरेशन उसको कोर्ट में एडमिसेबल होगा, ठीक है। जबकि कई व्यक्ति द्वारा किया गया प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है, जबकि यह कथन कई व्यक्ति द्वारा किया गया प्रश्नगत बात से सुसंगत उसकी भावनाएं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है, ठीक। तो ये देखिए, ये इसमें सीधी सीधी चीजें ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन की मरने से पहले अगर कोई कुछ बोलता है और उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई इशू उठता है, पहला तो कॉज ऑफ डेथ का आपको चीजें समझ आ गई होगी, डेथ के रिलेटेड चीजों में क्या है आवश्यक शर्तें, और उसके बाद जो अदर चीजों में डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने की बातें हैं कि जो भी वो कहेगा, जो भी डिक्लेरेशन वो देगा, ठीक है, चाहे ओरल दे चाहे रिटर्न दे, वो चीजें उन चीजों जो भी इश्यूज के रिलेटेड, मतलब जो भी क्लियर करना चाहता है, ठीक है, व्यवहार को, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ उसमें विवाद उत्पन्न हो, तब वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीजें अगर विवादग्रस्त पहले से हैं और मरने के पहले उसने बोल दिया, लेकिन वो तो पहले नहीं बोला और बाद में बोल दिया, तो उसको एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी कॉन्फ्लिक्ट इसमें आती है डाइंग डिक्लेरेशन की चीजों में। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सुदीप सर? हाँ सर। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना हो स्टूडेंट्स में देखो, बाकी क्लियर हो गया होगा मेजर चीजें इसकी, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। मेंस आर्ट जो इसका सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 है वो इम्पोर्टेंट है ना। एक चीज और मेरे ख्याल से आना चाहिए था वाला में, जैसे जो हाव भाव है और जो संकेत है ना, जैसे मान लो कोई आदमी बोल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है ना, और वो अगर मरते समय संकेत करता है, इशारा करके बताता है कि ये आदमी है ऐसे करके, या कुछ संकेत करता है, तो उसको भी ना मृत्युकालिक कथन माना गया था। हाँ, नहीं उसमें ये है ना कि सर कि अगर देखो जैसे कोई नॉर्मल पीपल है जिसके बारे में धारणा रहती है कि ये कहने बोलने और इसके लायक तो है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बोल ही नहीं सकता है, ठीक है, तो वो किस कंडीशन में बोलेगा? तो वो इशारा करेगा, तो वो मतलब कोई भी चीज जो मतलब स्थिति जो होगी उसकी मृत्यु से रिलेटेड, ठीक है, उसका जो भी डिक्लेरेशन वो देगा वो कंप्लीट होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेशन है, जो कहने का तरीका, चाहे रिटर्न चाहे ओरल, वो कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए। बस ये है, वो कंप्लीट फॉर्म में होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई लिखते समय ऐसे अगर बोला कि मुझे क्या बोलते हैं राम ने मारा, लेकिन अब राम कौन राम, ठीक है, तो राम का अगर पूरा नाम नहीं लिख पा रहा है उस सिचुएशन में, तो वो क्या बोलते हैं अधूरा हो जाएगा ना स्टेटमेंट। अगर वो कह भी रहा है राम, ठीक है, लेकिन अगर उसके मतलब जितने भी वहां पे जितने भी लोग उससे कनेक्टेड हैं, उसमें कोई व्यक्ति का नाम राम नहीं है, या फिर किसी का जिसका नाम राम है, ठीक है, उसको उसको उन्हीं ने नाम दिया है नाम, बाकी अदर पीपल उसको कुछ और नाम से जानते हैं, ठीक है, तब इस सिचुएशन में वो क्या है, ग्राह्य नहीं किया जा सकता। कि किसी का पेट नेम ही आप जान रहे हो, उस पेट नेम के आधार पे आप बोल दिया और उस पेट नेम को सिर्फ आप ही यूज करते थे, है ना, तो यहाँ पे वो कंप्लीट फॉर्म की बात करता है।
ठीक है, तो भाई किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर खत्म कर। ठीक है ना, और क्लियर तो है सर? चलो बताओ जल्दी। सर डाउट तो कुछ नहीं है, लेकिन ना एक बार कि आज क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, एक बार आप वो भी बता दिया करिए सुबह जब मैसेज करते हैं तो। अच्छा, मैं टॉपिक डालना भूल गया था। अच्छा ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, कल से दो कर लूंगा। थोड़ा देख, ऐसा करना कल इसको तुम लोग आज पढ़ लो, कोई का कुछ डाउट होगा तो कल एक बार फिर से पूछ लेना, कल या परसों जब भी मैं दोबारा क्लास दूंगा। ओके सर। कल तो शायद हाँ। सोनी जी ले रहे हैं ना क्लास? सर बोले हैं। हाँ तो सोनी जी लेंगे, उनसे सोनी ही जी तो पूछ पता है सकते हो। कल। ठीक है। अब 2-3 घंटा कंटिन्यू पढ़ सकते हो तो बताना, फिर पढ़ा देंगे। क्यों सर? आज ही स्ट्रेंथ कितनी है सर? 6 लोग हैं गिनती के। नहीं, आज मौसम भी खराब था इसलिए शायद। तो पढ़ने वाला एक बच्चा भी आएगा तो। अरे नहीं सर, बच्चे ही बच्ची है, पढ़ना थोड़ी नहीं।